हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग के बीच डेली ही प्रैक्टिस सेट लेके आते रहते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है जैसे 8 यहाँ पे मतलब 1 से लेके 7 तक डिस्कस कर चुके, तो उनको भी देख लीजिएगा, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। एंड सो कैसे आप लोग पहली बार है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो एक फ्रेंड को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। सो कुछ दिन के बाद हम आप लोग के बीच है ना एनसीईआरटी के क्लास लेके आने वाले हैं जनरल साइंस के लिए, जो कि 6 to 12 होने वाली, काफी एक महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम की व्यू से। तो देखते हैं क्वेश्चन 1। और हाँ, कल गए संडे है तो संडे को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑफ रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें भी छुट्टी चाहिए। ऑफ क्या रखेंगे, हालांकि इस संडे से नहीं, अगले संडे से हम सोच रहे हैं ना कि एक वीक का जो करेंट अफेयर है ना वो हम आप लोग के बीच लेके आए, जो कि काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से। तो अगले संडे से है ना हम ये भी चीज प्रोवाइड कर देंगे। इस संडे को ऑफ मतलब कल ऑफ रहेगा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें। हाथ की कोशिकाएं, पैर की कोशिकाएं, तांत्रिक कोशिकाएं, ए बी दोनों। हालांकि अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो तांत्रिक कोशिकाएं हो जाएगा, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि हमारे शरीर के ना सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती है, तो शुक्राणु सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। तो आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। लेकिन आज का जितने भी क्वेश्चन है ना वहां पे हमने एक्सप्लेनेशन मेंशन किया हो, ताकि जो आपको रिवीजन करने में थोड़ा आसानी हो। इसीलिए आज के मैक्सिमम क्वेश्चन में है ना आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन के नीचे में हम एक्सप्लेनेशन के रूप में मेंशन किए, जो कि हम एक एक करके काफी कुछ डिस्कस भी कर लेंगे। देखिए तांत्रिक कोशिकाएं शरीर के सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, जो कि अभी हम आपको बताए भी थे, और इस कोशिकाएं के निर्माण गैस एक बार ही होता है पे। अतः इन कोशिकाएं के विभाजन की क्षमता नहीं होते हैं पे। अब देखिए कि बॉडी का बहुत सारा पार्ट को गैस हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि गैस लीवर हो, किडनी हो, आंख हो, नाक, कान, बहुत कुछ हम चेंज कर लेते हैं, आप देखोगे ऑपरेशन के माध्यम से। लेकिन ये जो मास्तिक है गैस आपको है ना कभी चेंज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। आप कभी सुने हो कि दिमाग चेंज किया है, कभी नहीं चेंज किया सकता है। तो ये भी जानकारी रख सकते हैं, इनका जो कोशिकाएं का विभाजन भी नहीं होता है यहाँ पे। सो तांत्रिक का उत्तक की इकाई क्या होता है, न्यूरॉन होती है यहाँ पे। अब जैसे कि कई सारा जो बॉडी है ना, हमारे जो सेल है, ये जो बॉडी है कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो तांत्रिक मतलब जो मस्तिष्क का जो सेल है ना वो न्यूरॉन कोशिकाएं से मिलकर बनी होती है। तो आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। तांत्रिक कोशिकाएं में गैस 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, प्रेरक तांत्रिक कोशिकाएं होती है, संवेदित तांत्रिक कोशिकाएं होती है, और बहुध्रुवीय तांत्रिक कोशिकाएं होती है। कोई और क्वेश्चन हम सेट करेंगे जिसमें हम इन तीनों के बारे में एक्सप्लेनेशन कर लेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही मेहनत से सेट किया हूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 2 क्वेश्चन देखें, चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन तो आप बोलोगे सर बहुत ही बेसिक है, कर लेंगे। सोडियम, लोहा, सीसा या सोना। अब देखिए ऑप्शन में ये चीज सेट ना करके ऑप्शन में ये सेट कर दिया, तो सोडियम को गैस Na बोलते हैं यहाँ पे। अब लोहा को क्या बोलते हैं, Fe बोलते हैं यहाँ पे। सीसा को क्या बोलते हैं, Pb बोलते हैं यहाँ पे। सोना को क्या बोलते हैं, Au बोलते हैं। अब ऑप्शन में तो शायद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट की सामना करना पड़ता नया स्टूडेंट के लिए। पुराने तो कवर कर ही लेते हैं यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम को ही तुम चाकू से काट सकते हो, लोहा को चाकू से काटते कभी देखे हो क्या, नहीं, आरी पत्ती होता है भाई, है ना। सीसा को नहीं आप देखे हो, इनका एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। लोहा को भी आपने, सोना को भी नहीं देखोगे यहाँ पे, लेकिन सोडियम को काट सकते हैं यहाँ पे। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि थोड़ा सा सोडियम के बारे में यहाँ पे मेंशन किया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सोडियम क्या करता है गैस, हमारे जो शरीर होती है ना, हमारे जो बॉडी होते हैं, अब उसके अंदर है ना पानी की कमी को पूरा करता है यहाँ पे। मान लीजिए पानी की कमी चले तो अगर आपके बॉडी में सोडियम है तो वो मैनेज कर लेता है यहाँ पे, और शरीर के ना अंगों से लेके दिमागों तक सूचनाओं को आदान प्रदान करने में सहायता करती है यहाँ पे, और मांसपेशियों को सही तरीका से काम कराने में भी सोडियम का गैस बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है यहाँ पे। और शरीर में सोडियम की कमी को पूरा किस तरह करते हैं, नमक, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में सोडियम की कमी हो रहा है तो नमक खाइएगा तो ये सोडियम आपकी बॉडी में मिल पाएगा यहाँ पे, है ना। सो ये भी बात आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 3 क्वेश्चन देखिए। आप 3 क्वेश्चन ये ना आप देखिए करने में बड़ी मजा आएगा। कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, मतलब क्या हो गया, गैस सॉलिड हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया, गैस फॉर्म, तीनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं यहाँ पे। H2O पाया जाता है, या O2 पाया जाता है, NH3 पाया जाता है, या SO3 पाया जाता है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा याद होता तो आराम से कर लेता। अब हम इसको ऐसे लिख देते ना, पानी लिखते हैं, ठीक है।
ऑक्सीजन लिखते हैं यहाँ पे। आप कहोगे सर पानी ही तो होता है यहाँ पे, क्योंकि पानी को हम क्या बनाते हैं, बर्फ। मान लीजिए पानी का ही पार्ट बर्फ है यहाँ पे, तो पानी खुद लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब इसी पानी को है ना हम सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं, और इसी को क्या करते हैं हम गैस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो आप लोग पानी को आराम से टिक ला लो, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पानी न लिखते हुए H2O लिख दिया है यहाँ पे। सो कुछ थोड़ा सा इनके बारे में मैंने मेंशन किया कैसे यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये जो पानी होती है ना वो कैसी होती है, तो आप ये भी थोड़ा सा जान सकते हैं। यह रंगीनहीन, स्वादहीन, गंधहीन तरल है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बर्फ जमा सकते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम क्या करते हैं, उबाल सकते हैं यहाँ पे। अब पानी को बॉयल करोगे ना 100 डिग्री के बाद पानी बहुत ही ज्यादा उबलने लगेगी यहाँ पे, और जैसे ही 0 डिग्री हो जाएगी तो आप देखोगे बर्फ की अवस्था में ये कन्वर्ट होने लगती है। तो यही बात यहाँ पे समझाने के लिए मेंशन किए गए। जो पहली बार तैयारी करते हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट होगा, आई थिंक इनके लिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा होगा। जो थोड़ा पुराने होंगे तो उनके लिए ये सब बेसिक लगता होगा यहाँ पे, तो थोड़ा संयम रख लीजिए। जो पुराने स्टूडेंट है हम लेके आएंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का टाइम चला है, इसलिए हम बेसिक लेके आ रहे हैं। हर वो तरीका से प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। एक्सप्लेनेशन सेट कर रहे हैं, कभी क्वेश्चन में ऑप्शन सेट नहीं करते, हर तरीका से दे रहे हैं, ताकि क्या हो जाएगा आपको ये सब चीज समझ में आने लगे, तो हम फिर क्वेश्चन के लेवल डिफिकल्ट लेके आएंगे। क्वेश्चन 5 देखें, प्रकाश के छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, या फोटोन कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोटोन हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया, जो कि देख सकते हैं गाइस, फोटोन तथा अन्य छोटे से टुकड़ों से विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह प्राकृतिक में प्राथमिक कणों की तरह मूल कणों माना जाता है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 6 क्वेश्चन देखें। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित होती है यहाँ पे, तो एम्पियर का नियम संबंधित होती है, या ऑप्शन बी देखें यहाँ पे फैराडे के नियम संबंधित होते हैं, या ऑप्शन सी ओम का नियम, या कुलाम का नियम। आंसर क्या हो जाएगा, कुलाम का नियम हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुलाम के नियम का है ना, अच्छा कुछ और भी बात आप जानकारी रख सकते हो। हाल का कुलाम का नियम क्या, एक मिनट गाइस, कुछ फॉर्मूला आप कुलाम का नियम का याद रख सकते हैं, जैसे कि F बराबर हो जाता है K इज कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, Q1 इज चार्ज, Q2 इज चार्ज हो गया, R इज रेडियस हो गया यहाँ पे, है ना। पहले ये एक कुलाम का नियम का फॉर्मूला आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे, है ना, K कांस्टेंट हो गया। अब क्या है, दो स्थिति बिंदु के आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे, मतलब यही तो कर रहे हैं यहाँ पे, फोर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 यहाँ पे, है ना, दोनों आवेश के बीच, है ना, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं यहाँ पे, मतलब ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा है यहाँ पे। अब सेकंड पॉइंट क्या है, उनके बीच की दूरी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसे ही हम कुलाम का नियम कहते हैं। दूरी बोलते हैं यहाँ पे, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/r, यहाँ पे R बढ़ा तो जाहिर सी बात है ये घटेगा यहाँ पे, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 7 क्वेश्चन देखिए पे, कीट बक्षी पौधा जिस मृदा में उगता है उसमें कभी कमी होता है, मिस्टेक है, कमी हो जाएगा यहाँ पे, कमी रहती है। तो किस चीज की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, नाइट्रोजन या जल की कमी होती है। अच्छा, कीट बक्षी पौधा कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ये है ना रेगिस्तान वाले पार्ट में देखने को मिलती है, थार वाले जगह पे हमें देखने को मिलती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे इनके बारे में मेंशन किया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पौधा गैस अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकताओं को कीटों को पकड़ के तथा उनका पाचन करके पूरा करती है यहाँ पे। अब ये जो पौधा है ना, इस पौधा को क्या चाहिए, जो खाना के लिए ना, किस तरह वो अपना खाना को पूरा करता है, तो कीट को पकड़ता है भाई, जो भी कीट इसके बैठता है तो उनको खा पी के पचा के पूरा अपना खाना को मेंटेन करता है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 8 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, रासायनिक उद्योग में यहाँ पे HNO3 माना जाता है, या H2CO3 माना जाता है, H2SO4, ये HCl माना जाता है। HCl गैस हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड बोलते हैं यहाँ पे, H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, बिल्कुल इनको ही माना जाता है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम अमोनिया बोलते हैं गैस यहाँ पे, है ना, अमोनिया बोलते हैं पे। सो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन किए, जैसे कि इस रासायनिक उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को मूल रासायनिक माना जाता है। यहाँ पे H2SO4 सर्वाधिक पेट्रोकेमिकल, जो केमिकल इंडस्ट्रीज है ना, वहां पे H2SO4 का उपयोग काफी होता है यहाँ पे, उपयोग किया जाता है, और इसका जो प्रयोग होता है ना
प्रयोगशाला में, मतलब जो लैब वगैरह होता है वहां पे हम गंदगी को साफ करने के लिए भी करते हैं। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। हम आपको लोग को एक चीज जरूर बताएंगे, जो भी आपके मित्र हैं या कोई आपके भाई हैं, छोटे छोटे भाई हैं, उनको शेयर करिए। उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत ही हेल्पफुल मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अभी डाल रहा हूँ यहाँ पे। अब इससे बेसिक क्या होना चाहिए? साधारण मानव में गुणसूत्र होता है 36 होता है, 46 होता है, 56 होता है या 26 होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 46 हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल का गैस कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। मनुष्य में गैस एक लिंगीय प्राणी मतलब यूनिसेक्सुअल एनिमल है, जिसका गुणसूत्र अगर हम बात करने वाले 23 जोड़ा होता है। मतलब 23 जोड़ा मतलब समझिए 23 प्लस 23 कितना हो गया? 46 हो गया। 46 होता है। पुरुषों में कितना होता है? 44 प्लस XY, जबकि स्त्री में बात करेंगे 44 प्लस XX गुणसूत्र होता है। तो आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की हो से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गैस 10 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित कर सकते हैं? यहाँ पे तो वायु को सबसे अधिक कौन प्रदूषित कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो वायु को सबसे अधिक अगर प्रदूषित करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषित करते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते का जो व्हीकल वगैरह आप चलाते होंगे यहाँ पे, जो उद्योग वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह देखते हैं वहां से जो धुआं निकलते हैं ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है, यहाँ पे सबसे खतरनाक माना जाता है। तो बी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा। इनके अलावा और से भी गैस है यहाँ पे, लेकिन सबसे खतरनाक पूछ दिया यहाँ पे। अब देखिए यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया है, वायु को प्रदूषित करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि गैस है। अगर यह गैस श्वास मतलब जिसको गैस सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको दम्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अब श्वास रोग से पीड़ित व्यक्तियों के श्वास नली में अगर वो अंदर चला जाए तो क्या होता है? श्वास नली में प्रवेश करे तो आदमी की मौत भी हो सकती है यहाँ पे, जिसमें गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक मतलब सर्वाधिक खतरनाक माना जाता है यहाँ पे। तो जिनको भी दम्मा को या सांस लेने रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है तो वो पॉल्यूशन वाला इलाका में न जाए, यहाँ पे ये काफी खतरनाक माना जाता है। सो ये बातों को भी आप जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, और देख सकते हैं ये गाड़ी का जो धुआं वगैरह व्हीकल से निकला है, इंडस्ट्री से जो धुआं निकला है वो बहुत ही खतरनाक होता है। 12 क्वेश्चन देखिए गैस, 12 भी क्वेश्चन काफी अच्छा है यहाँ पे। वायु को प्रदूषण को कम किया जा सकता है, यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आई थिंक सबको इसका आंसर देंगे। सूर्य के प्रकाश के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, ध्वनि विस्तार यंत्रों को रोक लगाकर या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृक्षों के द्वारा मैं ट्री लगा के यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। आप बोलोगे सर इनको प्रैक्टिकल रूप से किस तरह समझे? यहाँ पे तो NH वगैरह पे आप देखोगे दोनों साइड पेड़ लगाया जाता है, साथ में जो बीच वाला होता है वहां भी पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसीलिए तो लगाते हैं कि पोल्यूशन कम हो सके, यहाँ पे एयर पोल्यूशन कम हो सके। भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार हो, इनके अलावा आम आदमी भी ये सब चीज काफी लगाते हैं यहाँ पे। सो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 13 क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा होते हैं यहाँ पे? तो हम आपको ये पहले बता देते हैं शॉर्ट फॉर्म, फिर इसके पहले हम लॉन्ग बता देते हैं। जैसे कि CO2 क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं यहाँ पे। इनको मीथेन बोलते हैं, CH4 को मीथेन बोलते हैं यहाँ पे। आप देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं यहाँ पे। सबको हम बता दिए, अब शॉर्टकट पे हम बढ़ेंगे। इनका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो CO2 होगा या O2 N2 या HN3 हो जाएगा यहाँ पे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC होगा, CO2 होगा या NH3 या N2 हो जाएगा यहाँ पे। H2O4 या N2 या CO2 या H3 हो जाएगा, CFC CO2 CH4 या NO2 होगा। हाल का आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 CH4 NO2 होता है यहाँ पे। तो ये भी एक आप जानकारी रख सकते हैं। हाल का मैंने इनके बारे में भी काफी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु परिवर्तन और अतः भूमंडलीय उष्मीकरण मतलब बहुत ही हीट के लिए उत्तरदायी होता है यहाँ पे, बहुत ही गर्मी के लिए। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि कराती है यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14 क्वेश्चन देखें। एंड 14 क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता पे। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है यहाँ पे। अच्छा, तेजाब जो वर्षा होता है ना, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑप्शन बी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या ओजोन या CO2 या नाइट्रस ऑक्साइड या CO2। आंसर की जगह से डी करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मतलब डी करेक्ट आंसर होगा। तेजाब के लिए अगर बात करें वर्षा के लिए जिम्मेदार ये दो गैस, इनके अलावा भी सल्फर वगैरह भी होता है। ये सब भी गैस कहाँ से निकलते हैं, तो जो गाड़ी वगैरह का जो धुआं होता है, इंडस्ट्री से जो निकलता है, तो ये सब मिलके क्या होता है ऊपर में जाके फिर एक अम्लीय वर्षा है ना, एसिड रेन वर्षा कराता है यहाँ पे। सो क्वेश्चन 15 देखिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखिए, कपड़े को साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जिनको आप सर्फ बोलते हैं यहाँ पे है कार्बोनेट होता है या बाइकार्बोनेट या बिस्मेथ या सल्फोनेट होता है यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा सल्फोनेट हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, डिटर्जेंट बनाने में ना बहुत कुछ यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करने वाले गैस सल्फोनेट होता है, नींबू होता है, इनके अलावा भी काफी सारा परफ्यूम वगैरह भी इसमें यूज किया जाता है, तो काफी सारा केमिकल वगैरह होता है, फिर डिटर्जेंट बनाते हैं, फिर हम लोग इन्हें बाई करते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 16 क्वेश्चन देखिए, एक कार की बैटरी में प्रयोग उपघटक होते हैं यहाँ पे। अच्छा, कार के बैटरी में क्या प्रयोग करते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करते हैं यहाँ पे। कार के बैटरी आप मान लो इस बैटरी में जो प्लेट लगा होता है उसमें पानी होता है, तो क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या अशुद्ध जल। आंसर की जगह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है पे, बी करेक्ट आंसर जो कई बार इस क्वेश्चन को कवर करा चुके हैं, H2SO4 हो गया यहाँ पे। भाई आपको तो ये सब चीज याद हो ही जाना चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, है ना, BPSC हो, इनके अलावा आप लोग के भी एग्जाम हो, इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। एक ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं यहाँ पे, ऊर्ध्वापातन कहते हैं, संघनन कहते हैं, वाष्प कहते हैं या उबलना कहते हैं। मान लीजिए कोई ठोस है, ठोस मतलब आप बर्फ जान लो, इसको गैस में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, है ना। अब गैस में कन्वर्ट करेंगे क्या कहेंगे, उसको हम ऊर्ध्वापातन करेंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही कहा ऊर्ध्वापातन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। ऊर्ध्वापातन वह प्रक्रम है, मतलब वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ठोस पदार्थों को द्रव में परिवर्तन बिना सीधे गैस की अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाए तथा गैस अवस्थाओं से सीधा ठोस अवस्थाओं में आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वापातन बोलेंगे यहाँ पे, है ना। ठोस से गैस और गैस से ठोस में परिवर्तन, उसको हम ऊर्ध्वापातन कहेंगे यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 18 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। एंड वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कहते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन एसिटिलीन कहते हैं, हाइड्रोजन और एसिटिलीन कहते हैं। तो सबसे पहले जो अच्छा वेल्डिंग में कौन, जो ये देखते हैं गैस वेल्डिंग जो आता है यहाँ पे, है ना, जो पैप वगैरह लगे होता है यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन तो होता ही यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता। तो ऑप्शन में जहाँ हाइड्रोजन होगा उनको कट कर देंगे, हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी, मतलब दो ऑप्शन तो इसी तरह कट हो जाएगा। अब अच्छा ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन नहीं होता है, बचा एक ऑप्शन ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, सी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। हर दिन हम आप लोग को हर तरीका से क्वेश्चन कवर करा रहे हैं यहाँ पे। एंड सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेके आएंगे मंडे को, वो भी काफी अच्छा होगा यहाँ पे। गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है, मतलब एक प्रोसेस है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रियाओं के द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ना अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गैस 19 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। दूध उदाहरण है किसका, तो बिलियन का, क्लोराइड बिलियन का, इमल्सन का, वायु बिलियन का। तो दूध उदाहरण किसका गैस, वायु बिलियन का, मतलब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, और यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया है। इमल्सन एक क्लोराइड होता है जो दूध के फेस क्रीम दर्म इमल्सन का उदाहरण है। यहाँ पे मलाई जानते हैं ना, बस यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले गैस, क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 20 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है यहाँ पे, कौन सी मछली नहीं है यहाँ पे, स्टार फिश, सा फिश, पाइप फिश या गिटार फिश। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करने वाले हैं तो स्टार फिश मछली नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब फिश फिश लिखा है तो कंफ्यूज हो जाते हैं काफी स्टूडेंट, लेकिन इसीलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मेंशन किए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। कुछ समुद्री जंतु के नाम से मछली के नाम मिलता जुलता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, परंतु ये मछली नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेगा फिश, रेजर फिश, क्राई फिश इत्यादि, ये सब क्या है मछली नहीं है, लेकिन मछली किससे मिलता जुलता है यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। टोटल आज हम 20 क्वेश्चन देखे थे पे, और काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ पे।
सो गाइस, अगर अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। हम इसी तरह आप लोग के बीच आगे भी लेके आएंगे और एनसीईआरटी के क्लास 6 to 12 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐप पे। हमारे ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा यहाँ पे। थैंक यू, अपना ख्याल रखें यहाँ पे।